आज से आप लोगों के बीच में हम सीटेट के प्रैक्टिस सेट जो है डेली आपको 1-2 प्रैक्टिस सेट लगवाएँगे। ध्यान दीजिएगा कि सीटेट का पेपर जनवरी में 5 जनवरी से शुरू होगा। अब 5 से चलेगा, 15 चलेगा, 20 चलेगा, 30 चलेगी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि 15-20 दिन तक पेपर चलता है, क्योंकि जो सीटेट का पेपर होता है इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन पेपर होता है। अभी 2022 जो 2021 में हुआ था ऑनलाइन हुआ था। इसके पहले जो 2021 का पेपर था वो ऑफ़लाइन था और 2022 वाला ऑनलाइन था। तो अब ऑनलाइन पेपर होने लगा है। तो आज से हम आप लोग के बीच में सीटेट का प्रैक्टिस सेट डेली एक मॉडल पेपर हम लोग लगाएँगे। तो जो भी विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और मैं आपको डेली एक वीडियो आपको सीटेट पे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर के पूरे सॉल्व कराएँगे और उनके बारे में बताएँगे भी कि कैसे आप लोग को वहाँ पे टिक आपको लगाना है, कैसे आप कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें और मैं बता दूँ कि सीटेट का पेपर सॉल्व करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि सीटेट में जो होता है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है? और जो टाइमिंग होता है वो 2.5 घंटा का होता है, मतलब 2 घंटा 30 मिनट का टाइम होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है तथा गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप गलत उत्तर भी देते हैं तो आपको ऋणात्मक अंक नहीं मिलेगा। इसमें मतलब कि ऋणात्मक माइनस मार्किंग नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें 5 सब्जेक्ट आपसे पूछता है। एक पूछता है बाल विकास, इसमें शिक्षा शास्त्र भी जॉइंट होता है। गणित पूछता है, पर्यावरण जिसे ईवीएस कहते हैं वो पूछता है, हिंदी पूछता है, आपका अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी आप नहीं लिए हैं तो संस्कृत, अगर आप संस्कृत नहीं लिए हैं तो अंग्रेजी, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट में, दोनों विषय में एक विषय आपको लेना अनिवार्य रहता है। तो चलिए ठीक है, आज हम शुरू करते हैं, ठीक है? आज मैं आप लोग के बीच में क्वेश्चन लाया हूँ और कैसे आपको वहाँ पे क्वेश्चन हल करना है। तो है क्या कि मैं एक बात बता दूँ कि ये सब क्वेश्चन एक तरफ से हल हुआ है, क्योंकि 2021 का पेपर है, तो जिस विद्यार्थी का पेपर था वो अपना टिक लगाया था। हाँ, लेकिन ये जो सही होगा वो हम आपको बताएँगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विविध विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। देखिए, नकारात्मक जहाँ है तो इसमें हम लोग करते हैं कि हमें पॉजिटिव लेना है, ये नकारात्मक, ये बे वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। सभी के मानकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए। विविध विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये भी गलत हो गया क्योंकि नकारात्मक का सपोर्ट कर रहा है। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। एक अध्यापक को क्या चाहिए कि अगर किसी बच्चों को पढ़ा रहा है तो पढ़ाते वक्त विभिन्न प्रकार के उदाहरण वो ले सकता है, जिसके जरिए बच्चों को सीखने में आसानी हो। तो ये डी वाला आपका राइट है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर कर, मतलब समस्या समाधान, अगर किसी विद्यार्थी के अंदर समस्या है तो आप उसको डरा के समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये बी वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक है, और लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल को अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये सी वाला बिल्कुल राइट है। अगर हमें किसी बच्चे को मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में समस्या होती है तो लगातार हम क्या कर सकते हैं, लगातार उसको अभ्यास कराएंगे और कार्यान्वयन पर जोर देंगे, ठीक है, उसके कार्य पर हम लोग क्या करेंगे, जोर देंगे। 30 नंबर है, और ये ध्यान दीजिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 नंबर है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक, अधिगम मतलब लर्निंग, कठिनाइयों से मतलब याद करने की कठिनाइयों से अगर कोई विद्यार्थी जूझता है या परेशान होता है तो जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब निगेटिव। अगर ये निगेटिव पूछ रहा है तो हमें निगेटिव भी आंसर देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कह रहा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र उपयोगों का इस्तेमाल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि संबोधित करने
के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ये जो बी वाला शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, हमें बच्चों के बीच में जटिलता जब शब्द आ जाए तो नकारात्मक को ही डिनोट करता है। मतलब बच्चों के बीच में हमें जटिल जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिलता संरचना का प्रयोग नहीं करना है। बी वाला गलत है। आइए 4 नंबर देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सृजनात्मकता की पहचान की प्रमुख लक्षण है अति सक्रियता, असर्थकता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। यही आपका डी वाला राइट है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? मतलब कि अगर हम अध्यापन अध्यापन अधिगम मतलब जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस समय पढ़ाने की प्रक्रिया में याद करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या हो सकता है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये तो बिल्कुल राइट, गलत हो गया। अनुकरण, नकल और दोहराना, ये देखिए नकल, ये नकारात्मक क्यों ले जा रहा है? विषय वस्तु को यंत्रवद याद करना, विषय वस्तु को याद करना, बच्चों को याद नहीं कराना, उनको सिखाना है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, वेरी गुड। कहने का मतलब अगर कोई टॉपिक है तो उसी बीच में क्या हमें संबंध को खोजना है। यही बच्चों को पढ़ाते वक्त अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि मतलब कि एक अध्यापिका है, मतलब कोई मैडम जी हैं, ठीक है, और दिए गए किसी कार्यकलाप में अगर कोई टॉपिक दिया गया कि इस पे छात्रों की विभिन्न त्रुटियों की विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अब विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन दिया, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों के दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर, देखिए दंड जहाँ शब्द आ जाए वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सी वाला गलत हो गया, ठीक है। दंड नहीं देना बच्चों को। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, वेरी गुड। त्रुटियों के समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यही आपका सही है, ठीक है। ये क्या करना चाहिए? जब किसी अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अर्थपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। भाई त्रुटियों की समझ, भाई त्रुटि क्यों हो रही है, ठीक है, उसकी उसको उस बच्चे की त्रुटि को हमें समझना है। और अध्यापन अधिगम में, ठीक है, मतलब पढ़ाते वक्त या लर्निंग समय प्रक्रिया के अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका एक अर्थ होना चाहिए। और अर्थ कैसे होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। आते हैं 7 पे। किस पे आते हैं? 7 पे। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर बच्चों अधिगम की अभिप्रेरणा को जो है कायम रखा जा सकता है। ये डी वाला बिल्कुल सही है। आते हैं 8 पे। कह रहा है शर्मिंदगी, फिर डैश डैश दिया है, शर्मिंदगी डैश डैश बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल गलत हो गया, प्रभावशाली थोड़ी होगा। अगर कोई बच्चा शर्माता है तो प्रभावशाली तो उसी रंग होगा। के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव, हाँ ये बी डी वाला बिल्कुल सही है। अगर बच्चा कोई शर्माता है तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। याद हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों को सक्रिय भूमिका निभाती है। अधिगम की संरचनात्मक विचार के सुझाव में, हाँ बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जहाँ पे सक्रिय शब्द आ जाए ना, सक्रिय, ये पॉजिटिव दर्शाता है और ये अधिकतर क्या होता है? ये अधिकतर राइट होता है, ठीक, सक्रिय वाला। तो देखो यहाँ पे कहना बच्चों को सक्रिय भूमिका निभाता है, ये देखिए पॉजिटिव क्यों ले जा रहा है। और देखिए क्या बी वाला कर बच्चों को पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। भाई हमें पाठ्य पुस्तक पर निर्भर थोड़ी रहना है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये नकारात्मक बता रहे हैं। बच्चों के पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ये भी गलत है। ये ए वाला बिल्कुल सही है इसमें। देखिए 10 नंबर है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अधिगम के लिए मतलब हमें लर्निंग के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है?
असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधारी है, योग्यता अटल है। योग्यता कैसी है? सुधारी है, ठीक है। योग्यता को सुधारा जा सकता है। 11 नंबर, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षाएं, बी वाला है अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तकों केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये बी वाला सही है, ठीक है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब, देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत। देखिए ये वाला, वो और डी वाला दिया है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेत होती है। डी वाला बिल्कुल बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में दी जाती है। मतलब ये होगा कि सूचना जब आप अलग अलग टुकड़ों में आप डिवाइड करोगे तो बच्चों को जो सीखने में, याद करने में प्रॉब्लम होती है। सी वाला बिल्कुल जो है सही है। 13 नंबर है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। हाँ, संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होनी चाहिए। ये सर्वोत्तम है। आगे भी देखते हैं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। उच्च उत्तेजना उच्च भय, ये भी गलत है। निम्न उत्तेजना उच्च भय, ये भी गलत है। तो कौन सही है आपका? ए वाला बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कह रहा है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोधित किया जा सकता है? न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। यह बी वाला बिल्कुल सही हमें दिख रहा है, ये होना भी चाहिए। और इसमें जो दिया है सी वाला केवल आनुवंशिकता पे, केवल पर्यावरण पे, ये दोनों गलत है, ठीक है। विभिन्नताओं का यही आपका सी वाला, बी वाला राइट है। 15 नंबर देखते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वागत्सी के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है? ये स्वतः नियमन, मतलब ये होगा कि जो साइना है वो स्वयं से बात कर रही है, ठीक है। आत्म केंद्रित गलत हो जाएगा, और मनोवैज्ञानिक विकार ये भी गलत हो जाएगा, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता ये भी गलत हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल राइट है। आते हैं 16 पे। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए क्या? मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों की एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो ये ए वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। मतलब मूल्यांकन पद्धति में लक्ष्य होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। आते हम लोग 17 पे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या साबित करेगी या क्या फायदा करेगा? पहला ऑप्शन दिया, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, ए वाला रॉन्ग। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये डी वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। 16 नंबर पे है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यही सी वाला राइट है, ठीक है। आइए 19 पे। एक प्रगतिशील कक्षा में एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए।
अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, ज्ञान की संरचना के लिए हमें प्रचुर मात्रा का क्या करना चाहिए? प्रदान करना चाहिए। और जो अगर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए तो गलत हो गया। ठीक है, उनके नंबर के आधार पे हमें नामांकित थोड़ी करेंगे। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल देना, बल और जो प्रेशर होता है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग होते हैं। बी से लॉरेंस को कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे पर स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। क्या? प्रथागत। ठीक है, प्रथागत। 21 पे आते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के समाजीकरण, पहला ऑप्शन समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। ध्यान दें, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार कैसा है? परिवार प्रथम कारक होता है। मतलब ये कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा जो दी जाती है तो उसका प्रथम जो समाजीकरण होता है वो परिवार से मिलता है और दूसरा समाजीकरण उसको कहाँ से मिलता है? विद्यालय से मिलता है। तो सी वाला सही होना चाहिए। और डी वाला क्या कह रहा है? विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण का द्वितीय कारक। देखिए यहाँ पे विद्यालय को एक प्राथमिक माना है। ठीक है, जो विद्यालय प्राथमिक नहीं होता, परिवार प्राथमिक होता है। तो ये वाला डी वाला गलत हो गया, आपका सी वाला सही हो गया। 22 पे देखिए, 22 पे आते हैं हम लोग 22 पे। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पे? बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पे जोर देता है। विधि है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो ये ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुबुद्धि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर। आते हैं 23 पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण। डी वाला बिल्कुल राइट है। 24 विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में, ठीक है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, बिल्कुल गलत। विकास बहुआयामी है, मतलब विकास के बहुत सारे आयाम हैं, ये होना चाहिए। आगे से देखते हैं, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होती है। सी और डी दोनों गलत हैं, ये बी वाला सही है। आते हैं 26 पे। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को स्कीम के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, किसके रूप में वर्णित किया है? विकास का समीपस्थ क्षेत्र से स्कीमा मनोबल, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिय। तो बी वाला सही है, स्कीमा मनोबल पे। आइए 27 पे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए किस पे? मतलब कि समावेशी कक्षा में सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव का, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करने, हाँ ठीक है, प्रदर्शन या अभिमुखी लक्ष्यों पर अविभेदी समरूपी निर्देशों पर। तो बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, बी वाला बिल्कुल राइट है। 28 पे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगत है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। ये वाला सही है। ठीक है, छात्र देखिए, दिव्यांगन जो ये अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है।
आइए 29 पे, किस पे? 29 पे। 29 है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? मूर्त, अमूर्त, संवेदित, अमूर्त, मूर्त, संवेदित, संवेदित, मूर्त, अमूर्त। सी वाला राइट है। देखिए है क्या कि अभी इसमें मैथ के भी कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए मैथ के आ जाएंगे। देखिए मैथ को देख लीजिए, मैथ को भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो टिक लगे हुए हैं ना, ये बिल्कुल सही टिक लगे हुए हैं। आप एक बार शास्त्री निकास को देख सकते हैं। और इसमें मैथ में कुछ ऐसे मैथ हैं जो हल करना पड़ेगा। जैसे ये मैथ है ना, इसको हल हल करने पर ही इसको हम हल करना पड़ेगा। कुछ मैथ ऐसे हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ मैथ ऐसे हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, है क्या कि इन सब क्वेश्चनों को मैं जो है सॉल्व करा दूंगा। आज सिर्फ मैं जो है आप लोग के बीच में ये क्या कहते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ही लेकर आए हैं। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।